बिल्कुल सही है और यही तमाम तजिया निगार कह रहे हैं और हम भी मुस्तकिल जो कंक्लूज़न कह लीजिए जो नतीजा अख़ज़ कर रहे हैं उसमें यही है कि फ़िलहाल जो सूरत-ए-हाल है उसमें अमेरिका ऐसा नहीं कर सकता और अगर करता है तो ये अमेरिका की बहुत बड़ी भूल होगी। मैंने पहले भी कहा था कि बिल्कुल ऐसे ही कि जैसे इज़राइल ने हमला किया था और वो बहुत बड़ी भूल थी। या जो भी था बहरहाल अपने बचाव के लिए फिरोज़ बख्श साहब हमसे जुड़ रहे हैं लेकिन उनका नेटवर्क जो है वो है। मैं राशिद रिज़वी साहब आप पास आऊँगा और ये जिस तरह से जंग की बात हो रही है मैं वहीं से चाहूँगा कि थोड़ा-सा अगर मान लीजिए ईरान ये चाहेगा जनरल साहब ने पहले भी कहा कि अगर जंग शुरू हो तो ये जंग लॉन्ग जो है रहे मतलब लंबी जंग रहे, चलती रहे। उससे क्या है कि अमेरिका को बड़ा नुकसान होगा। तो अगर इस तरह से देखा जाए तो फिर मैं आऊँगा कि मिडल ईस्ट में अभी अगर हम कहें उनकी जो प्रॉक्सीज़ हैं, इनका क्या रोल हो सकता है? चाहे वो हिज़्बुल्लाह हो हालाँकि आज भी अब आज एक रिलीज़ की है ये आप देखिए जिसमें 8 उनके कमांडर्स जो हैं वो मारे गए हैं हिज़्बुल्लाह के। उन्होंने आज जारी की जो इज़राइल ने अटैक किया है। लेकिन वो डिसआर्म होने के लिए तैयार नहीं। तो अगर इस तरह से सूरत-ए-हाल है, तो मुझे लग रहा है कि ये लोग भी फिर इंतज़ार में ही हैं कि अगर जंग शुरू हो, तो हम भी कोई न कोई भई मरने से अच्छा ये है कि फिर लड़ के मरा जाए। क्या क्या आपको क्या लग रहा है? क्या सिचुएशन इन लोगों का क्या रोल हो सकता है? देखिए मुमताज भाई, हिजबुल्लाह अभी खाली हाथ है। हिजबुल्लाह के पास अभी कुछ नहीं है। ये जब सीरिया को इन्होंने जुलानी के हाथ में दे दिया, तो जो एक चैन थी ईरान से वाया इराक वाया सीरिया होते हुए लेबनान हथियार पहुंचते थे, रसद पहुंचती थी, वो रास्ता बंद हो गया है। तो अभी हिजबुल्लाह को अगर ये जंग शुरू हुई और टर्की ने जरा भी सपोर्ट किया इस चीज को लेके कि जुलानी से कह देंगे कि हमको भी रास्ता दो अपने यहाँ से, क्योंकि बाय रोड अगर टर्की को भी आना होगा तो वाया सीरिया ही आएगा वो। अब बाय रोड ईरान को भी जाना होगा तो वाया सीरिया ही लेबनान जाया जा सकता है। टर्की के पास तो समंदर का रास्ता भी है साइप्रस की तरफ से जाने के लिए, लेकिन वो रास्ता ज्यादा इनके लिए होपफुल नहीं है, क्योंकि वहां पर नजर रहती है इसराइल की भी। अब आधा साइप्रस जो है वो दुश्मन है टर्की का, वो लाइव लोकेशन देता रहेगा, तो वहां से इतनी उम्मीदें आप नहीं कर सकते हैं। अब रही बात प्रॉक्सीज में सबसे ज्यादा स्ट्रांग कौन है, तो सबसे ज्यादा स्ट्रांग प्रॉक्सीज में मुमताज भाई इस वक्त हूती हैं। हूतियों को बहुत हथियार दिया है। हूती खुद मिसाइल बना भी रहे हैं, डेवलप भी कर रहे हैं। हूतियों के पास रशियन एयर डिफेंस पहुंच गए हैं, S-400 पहुंच गए हैं। जो पिछले बार इसराइल के ये आए थे, क्या बोलते हैं, फाइटर आए थे, यमन के ऊपर मंडरा रहे थे, तो इन्होंने दौड़ा लिया था, उनको अटैक नहीं करने दिया था। तो उसको लेकर के भी थोड़ा परेशान है आपका इसराइल। और इसराइल तो ये चाहता है कि चारों तरफ मैदान साफ हो, हम मार लें बाजी। वो यही उसकी एक सोच है कि मैदान साफ होना चाहिए ताकि हमारे ऊपर कल को कोई डर ना हो। इसीलिए वो लेबनान पर हमले पे हमला करता जा रहा है कि पूरी तरीके से हिजबुल्लाह की चैन को खत्म कर दो, कोई बचे ही नहीं, न लीडरशिप में न सोल्जर्स में। लेकिन हिजबुल्लाह के लोग कितने हैं गिनती में, ये तो इसराइल भी नहीं जानता, हम भी नहीं जानते, आप भी नहीं जानते फील्ड में कितने लोग हैं। लेकिन वो आज खामोश इसलिए हैं कि उनके पास उतने हथियार नहीं है कि अगर वो लड़ाई शुरू करें तो उनको रसद मिलती रहे, वो उसको कंटिन्यू रखें। जैसे कि आपने देखा होगा 7 अक्टूबर 2023 के बाद से जब उन्होंने उधर से चालू किया था तो 1.5 साल तक तो वो करते ही रहे। फिर जैसे ही 1 साल पहले अभी वहां पर तख्ता पलट हुआ, उसके बाद से आपने देखा होगा कि सीज फायर पहले किया गया, सीज फायर करने के बाद फौरन तख्ता पलट हो गया सीरिया का। और तख्ता पलट हो जाने के बाद मुमताज भाई आप ये देखिए कि इसराइल ने कई हमले किए लेबनान पे,
लेकिन हिजबुल्लाह ने एक भी हमला नहीं किया लेबनान के ऊपर, वो इजराइल के ऊपर, क्योंकि उनको जो रसद पहुंच रही थी वो रास्ता बंद हो गया था। चलिए मानते हैं कि थोड़ा बहुत उनके पास है, वो इजराइल मानता है कि उनके पास स्टॉक है, लेकिन वो भी जानते हैं कि इस स्टॉक से हम कितने दिन लड़ सकते हैं। हम शुरू तो कर देंगे, जब कनेक्टिविटी नहीं रहेगी तो हम कैसे जीत पाएंगे, फिर हमको घेर के मारा जाएगा। इसलिए हिजबुल्ला अभी ईरान के ही इशारे पे खामोश है। ऐसा नहीं कि ईरान कोई रास्ता नहीं बना रहा होगा, ईरान भी चाह रहा होगा, ईरान और आपके अगाची का बार बार टर्की जाना, टर्की से मिलना, एक ये भी, और आपका इसका जुलानी का रशिया जाना। अगर टर्की और रशिया इन दोनों ने जुलानी के ऊपर प्रेशर बनाया कि तुमको ये हथियार को नहीं रोकना है, इनको रास्ता देना है, तो 100% मैं आपको ये वादा करता हूं और श्योर करता हूं कि पूरी ताकत से हिजबुल्लाह भी लड़ेगा। लेकिन शर्त यही है कि उस तक हथियार पहुंचे। हिजबुल्लाह, हूती, यही दो काफी रहेंगे इजराइल को उलझाने में। इजराइल के लिए तो यही दो काफी है। बाकी जो अमेरिका का ईरान से चल रहा है, कितना अटैक करेगा, देखिए इस लड़ाई में मुमताज भाई जो सबसे बड़ा रोल होगा, जावेद भाई बेहतर जानते हैं, क्योंकि जावेद भाई ने देखा है कि स्ट्रेटेजी कैसे बनती है। तो जो इस बार का सबसे नया ट्रेंड है जो, वो होगा साइबर अटैक। जो लाइव लोकेशन दी जाती है, उसको, लोकेशन को जैम करना, नेटवर्किंग को जैम करना। अगर चाइना ने जैम कर दिया ऊपर से ही, अपने सैटेलाइट से ही अमेरिका की नेटवर्किंग, तो अमेरिका पिन पॉइंट पर अटैक कर ही नहीं सकता है। उसके फाइटर भटकते रहेंगे, उनको आपस में उनके फाइटर भिड़ भी सकते हैं, वो एग्जैक्ट लोकेशन पर अटैक भी नहीं कर सकते हैं अगर चाइना ने जैम कर दिया। और अगर ईरान की नेटवर्किंग को अमेरिका जैम करने में कामयाब हो गया, तो अमेरिका की मिसाइल कुछ तो ऐसी हैं कि जो बिना नेटवर्किंग के ही काम करती हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो जीपीएस बेस पे हैं, उनको एक लोकेशन टारगेट दे दिया था, जाकर उस पर वो वॉक कर देती हैं। लेकिन जो लाइव लोकेशन मिलता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी वॉर स्ट्रेटेजी के लिए। ये जावेद भाई बेहतर बता सकते हैं, हम खैर आर्मी से बहुत दूर रहे हैं और किसी भी जंग से दूर रहे, बस खाली दूर से देख देख करके और लोगों से सुन करके जो हमारी नॉलेज हुई वो हमने आपके सामने रखा। तो मुमताज भाई, जैसे आपने देखा होगा कि साइबर हमला हुआ इजराइल पे, फाइलें कैप्चर कर ली गई, ईरान ने और इजराइल ने ईरान के नेशनल टीवी को साइबर अटैक करके कैप्चर कर लिया, अपना प्रोग्राम चला दिया। तो आज की डेट में जो इम्पोर्टेंट है वो रहेगा साइबर अटैक। ये सबसे बड़ा हथियार रहेगा, और शुरू में जो इसको कंट्रोल करने में कामयाब हो गया, वो इस जंग को जीत जाएगा मुमताज भाई। क्यों मुमताज भाई? इसमें मैं एक बात ऐड कर दूं, ये राशिद साहब ने एक बात कही और जनरल जावेद साहब उसको मेरे ख्याल से सेकंड करेंगे। इन्होंने एक बहुत अहम बात कह दी है राशिद साहब ने, कि चाइना की मदद से साइबर अटैक करके, देखिए इसराइल और अमेरिका के पास जो डेविड सिलिंग है और थार्ड है और जनाब पेट्रियट, ये सारे जो हैं, ये ईरान के जो मिसाइल्स हैं उनको रोकने के लिए हैं। लेकिन अमेरिका को और इसराइल को पता है कि ईरान के मिसाइल्स इनसे नहीं रुकेंगे, लिहाजा इन्होंने अपने जहाज पे भी जो 250-300 जहाज इन्होंने, जो रिफ्यूलिंग इनकी एयर पे होगी, उसमें इन्होंने अपने डिफेंस मैकेनिज्म के लिए उसके मिसाइल्स को रोकने के लिए एक सिस्टम दे रखा है। लेकिन ये बिल्कुल सही कहा राशिद साहब ने कि उसको जैम कर देगा ये चाइना का जो पूरा जो सिस्टम है, वो कंप्यूटर सिस्टम उसको जैम कर देगा। तो ये बात कहीं और भी मैंने पढ़ी थी जो राशिद साहब ने कही। जी जी नहीं, बिल्कुल राशिद साहब ने अच्छा तज्जिया किया और बहुत बेहतर तरीके से उसे पेश किया है। और मैं चाह रहा था बीच में जब बातें आई थी, हालांकि हमने उसका
जिक्र किया था कि अगर ये जैसे लंबी खिंची जंग, प्रॉक्सी ये सही है कि प्रॉक्सी जो है वो अभी वहाँ पे सप्लाई नहीं हो रही है और इसीलिए जवाब नहीं दे पा रहे हैं। लेकिन कई बार हमने नईम कासिम को सुना है कि उन्होंने कहा है कि अगर जंग होती है तो हम पूरी ताकत से लड़ेंगे। ये उन्होंने कहा है, हो सकता है कुछ हो, लेकिन 8 लोगों का मारा जाना, मैं अगर कोई पॉइंट्स हो जनरल साहब तो अगर डिस्क्राइब करें, वो जैसे अभी फिरोज बख्श साहब ने भी कुछ कहा है, तो मैं चाहता हूँ इसको थोड़ा सा कर दें क्योंकि टाइम भी हो रहा है। फिर मैं फिरोज बख्श साहब से आखिर में दुआ करा लूंगा। लेकिन अगर कोई चीज अगर राशिद साहब ने बात कही या फिरोज साहब ने कुछ चीजें अगर और क्लियर कर दें ताकि बात ऐसा ना लगे कि अधूरी हो गई, क्योंकि दोनों ने नहीं आपको बड़ी, फोकस हाँ, किया नहीं नहीं है। नहीं नहीं, बड़ी अच्छी वो बातें हम चाहते हैं कही। आपकी। नहीं 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 नहीं, बड़ी अच्छी बातें कही हैं राशिद भाई ने भी और फिरोज भाई ने भी, और मैं उनसे पूरी तरह एग्री करता हूँ। लेकिन मैं थोड़ी सी चीज और ये ऐड कर देना चाहता हूँ कि देखिए, जो लीडरशिप शेख हसन नसरुल्लाह की थी, वो बड़ी हाई क्वालिटी की लीडरशिप थी। और जब तक वो हयात थे, वो न सिर्फ वो पूरी लबनान की जो सरकार थी उसको भी कंट्रोल करते थे। और वो सरकार मतलब अब उनके जाने के बाद से जो एक वहाँ पॉलिटिकल चेंज आई है, वो जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर इलेक्ट अब वहाँ पे होके आ गए हैं, वो बेसिकली प्रो अमेरिकन आ गए। और हिजबुल्लाह का उस सरकार पे जो शेख हसन नसरुल्लाह के टाइम पे कंट्रोल था, अब वो कंट्रोल नहीं रहा। और वो अमेरिका की और इजराइल की ज्यादा बात मान रहे हैं। उनका ये डिसीशन लेना कि भाई हिजबुल्लाह को डिसार्म किया जाए, यही इस बात को दिखाता है कि वो कितना अमेरिका के सामने दब चुके हैं, झुक चुके हैं। तो जो हिजबुल्लाह की लीडरशिप के साथ लेबनान में जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये आ रही है कि वहाँ की जो गवर्नमेंट है, जो इलेक्टेड जो भी वहाँ की गवर्नमेंट है, उस पे अब हिजबुल्लाह का वो कंट्रोल नहीं रहा जो शेख हसन नसरुल्लाह के टाइम पे हुआ करता। एक ये बहुत बड़ा फैक्टर है जो और मैं उनका बयान आज ही पढ़ रहा था। जो शेख नईम कासिम हैं, उन्होंने जो लबनान की सरकार है उससे ये बोला है कि तुम जिस तरह से इजराइल के हमलों के ऊपर खामोशी अख्तियार किए हुए हो, ये लबनान के और उसकी आवाम बहुत ज्यादा दिन तक बर्दाश्त नहीं करेगी। तुम्हें कोई ना कोई मुस्बत कदम उठाना पड़ेगा इसके लिए। तो अगर लबनान की ये अमेरिका नवाज सरकार खुद कोई इफेक्टिव कदम नहीं उठाती है, ये जो इजरायली हमले हैं, तो ऐसा बहुत मुमकिन है कि हिजबुल्लाह यूनिलेटरली अपने बल पे कोई कदम इजरायली सरकार के खिलाफ फिर उठाए। अच्छा, दूसरी चीज ये जो थी रसद पहुंचाने वाली बात, ये बात काफी हद तक सही है कि देखिए, शुरू में सीरिया में असद के रहने से वहां पे इनके पास रसद पहुंचती रहती थी। लेकिन जब खाना जंगी शुरू हुई तो सीरिया एक तरह से फ्रेगमेंट हो गया था। और उस फ्रेगमेंटेशन में जो अमेरिका ने कुर्दों के साथ, एसडीएफ के साथ मिलकर आईसिस से लड़ने के नाम पे तकरीबन 1/3 सीरिया के ऊपर कब्जा करवा दिया था कुर्दों का, वो ज्यादातर उन्होंने उन इलाकों पे करवाया था जहां से सीरिया का और इराक का बॉर्डर मिलता था, और जिन जगहों से रसद लेबनान के लिए जाती थी इराक की। और उन्होंने जो अपनी बेसेस कायम की थी, एयर जो उन्होंने अपने हवाई अड्डे भी कायम किए थे, जैसे एक उन्होंने कायम किया था अल तनफ एयरबेस के ऊपर, वो ट्रायंगल पे था जॉर्डन, सीरिया और इराक के, जहां से मैक्सिमम मदद जाती थी। उस मदद को रोकने के लिए अमेरिका ने वहां पे अपना हवाई अड्डा कायम किया था। दूसरा उन्होंने अल शदादी के अंदर था। तो ये सारे वो बॉर्डर एरियाज थे। इन कुर्दों के जरिए इन्हें खड़ा करके आईसिस से लड़ने के नाम पे इन्होंने ऑलरेडी उस रसद को बहुत हद तक इंटरडिक्ट कर दिया था, रोक दिया था। और अब ये वहां से अपनी बेसेस लेके पीछे हटे हैं। देखिए, रसद जो है वहां पे कहीं ना कहीं से पहुंच ही जाएगी। और उनके पास अपने जखीरे हैं पहले,
वो भी काफी है, उसमें भी मुझे कोई शक नहीं है। लेकिन इंटरनल लबनान की जो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो अब हिजबुल्लाह के बहुत ज्यादा मुफीद नहीं है। एक जो उनके लिए सबसे बड़ा नेगेटिव फैक्टर है वो ये है। और बीच में इजरायलियों ने एक्यूज किया था कि अब जो हिजबुल्लाह को मदद पहुंच रही है वो तुर्की के जरिए पहुंच रही है। तो अगर मदद की जरूरत पड़ेगी तो मुझे नहीं लगता कि उनके पास किसी चीज की कमी है और पहुंचाया भी जा सकता। लेकिन जो सबसे बड़ी उनके पास मेरी नजर में ड्रॉबैक आया है वो ये है कि जो वहां की प्रेजेंट जो गवर्नमेंट है, जो अमेरिका नवाज है और हिजबुल्लाह के और ईरान के इंटरेस्ट के अगेंस्ट काम कर रही, वो उनके लिए एक बड़ा चैलेंज है। और ये भी बड़ी अच्छी बात कही, देखिए ये टेक्नोलॉजी चाइना के पास है। जो इन्होंने ब्लॉक करने वाली बात की, अब से 1-2 साल पहले ये खबर आई थी कि जो अमेरिकन बेड़ा था वो साउथ चाइना सी की तरफ बढ़ रहा था ताइवान के साथ एक्सरसाइज के नाम पे, और वहां पे 1-1.5 मिनट के लिए उनके सारे कम्युनिकेशन जैम हो गए और उसके बाद वो दोबारा से फिर खुले थे। और ऐसा समझा जाता था कि चाइनीज ने अमेरिकन को ये मैसेज दिया था कि आप हमारी जद में हो, हमारी टेक्नोलॉजी आपसे बेहतर है। और मुझे नहीं पता कि देखिए चाइना के और ईरान के जब जंग होगी, चाइना ईरान को किस हद तक मदद करेगा। हर मुल्क के अपने इंटरेस्ट होते हैं। जैसे चाइना है उसके अमेरिका से भी रिलेशनशिप रहती है, अमेरिका चाइना से अपने रिश्ते सुधार रहा है, उसको अब अपना दुश्मन नहीं कहता, उसकी तरफ अब इतनी थ्रेटनिंग लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करता। तो अब वो किस हद तक जो चाइना है उसका ईरान के साथ कमिटमेंट है। चाइना की ये चीज बड़ी साफ नजर आती है कि वो ये चाहता है कि जो ईरान की सरकार है वो बनी रहे, वो उसकी हर मुमकिन मदद करेगा। ईरान के साथ उसके बड़े गहरे इक्तिसादी रवाबित हैं, लेकिन किस हद तक मदद करेगा इसके बारे में अभी हम नहीं कह सकते। ये अगर जंग होती है तो उसी में पता लगेगा। लेकिन जहां तक मेरा असेसमेंट है, ईरान जब जंग में जाएगा तो जो भी उसके पास कुव्वत आज मौजूद है वो अपनी इस कुव्वत की बेसिस पे जंग की तैयारी करे। जी मुमताज। बिल्कुल, और मैं समझता हूँ कि बहुत ही शानदार एक दस्तावेजी जो है गुफ्तगू हुई है, और मैं समझता हूँ राशिद रिजवी साहब और फिरोज बख्श साहब ने जो बातें कही थी उसमें अब ये एक मुकम्मल गुफ्तगू हुई है। मैं इसीलिए मैंने गुजारिश की थी। मैं आखिर में चाहूंगा फिरोज बख्श साहब से कि वो दुआ करा दें। अब नेटवर्क उनका बहुत अच्छा है, वरना इससे पहले बहुत खराब नेटवर्क था। इतना खूबसूरत चेहरा जो है वो बहुत साफ दिख नहीं रहा था। तो वो जो है, जी, अरे वो अनम्यूट कर लें, चलिए मैंने कर दिया। हाँ, दुआ आप हमारे नेटवर्क के लिए कर दीजिए, फिर हम आगे बढ़ते हैं। जी, तो अब देखिए तो हो ऐसा है, गया। जी। चलिए शुक्रिया, शुक्रिया। ऐसा है देखिए, इससे पहले कि मैं दुआ करूँ, एक चीज़ जो हम लोग मेरे ख़्याल से ख़ैर कोई बात नहीं है, इसको मैं बताता हूँ, डिस्कस हमने नहीं की। इज़राइल में जो अमेरिका के एम्बेसडर हैं, कोई माइक हकाबी साहब हैं, ये फॉर्मर गवर्नर हैं अरकानसास के, तो और नाक-का-बाल हैं इनके ट्रम्प के। इन्होंने बड़ी ही लाउबाली और ऊल-जलूल किस्म की बातें कही हैं। 2 बातें कही हैं। पहली बात तो इन्होंने ये कहा है कि इट इज़ फाइन इफ इज़राइल टूक ओवर एंटायर वेस्ट एशिया रीजन। क्या एंटायर वेस्ट एशिया रीजन रीजन? सिर्फ अब उसमें सारे इतने इस सारे पे वो बात वाली कहा हो जाती चुकी है है। फिरोज बख्श साहब, इस पे बात हो चुकी अच्छा, है शुरू मैं में शायद ही। ओके, ओके, ठीक है। हाँ हाँ। चलिए ठीक है। अच्छा, दूसरी जी बात जी। उन्होंने ये कही थी, वो पता नहीं आपने, उन्होंने कहा था कि अगर अमेरिका ने अटैक किया तो इट इज़ ओनली अ मैटर ऑफ आवर्स दैट ईरान विल बी रेज़्ड टू द ग्राउंड, यानी ईरान को चंद घंटों में खत्म कर देंगे। तो मैं उसी पे मैं जवाब देना चाह रहा था उनको, माइक नहीं नहीं हो। हुक्काबी को। हाँ, बस मैं दुआ ही कर रहा हूँ। उनको जी देखिए जी। 2 ये चीज़ें किसी ने डिस्कस नहीं की, कहीं से नहीं नहीं निकल के आई हैं। नहीं, डिस्कशन हो गई, लेकिन आप कर लीजिए बात उस पे। जी जी, हो चुकी बात, लेकिन आप कर हाँ, लीजिए। नहीं बस आपका बात क्या को मैं रिएक्शन है, आप जरूर बताएं। जी। चंद सेकंड में पूरा कर रहा हूँ। देखिए जो मिसाइल्स इसने फेंके हैं पिछले जून 12 में ईरान ने,
वो तो लोग कहते हैं वो कबाड़ा था, पुराने थे, जंग वाले थे, लेकिन कुछ मिसाइल्स ऐसे हैं जो नई टेक्नोलॉजी 6 महीने में डेवलप की है ईरान ने। कैसे की है हमें नहीं पता, लेकिन ये मुस्तनद बात बता रहा हूँ। कुछ मैं मिसाइल्स के नाम बता रहा हूँ। एक तो है अबू महदी, एक है राद, एक है कादिर, एक है नूर, एक है नसीर और एक है जफर। कितने सारे नाम गिना दिए। और ये तो खाली मैंने नाम गिनाए हैं, ये सारे वहां उनकी कुमक में मौजूद हैं। कहाँ से निकलेंगे, जमीन से निकलेंगे, पानी से, ये पता नहीं। ये उन्होंने सारा काम उन्होंने 12 जून के बाद इसी पे किया है। और एक खलीज फारस भी है। तो अगर हुकाबी साहब कहते हैं कि चंद घंटों में हम ईरान को तहस नहस कर देंगे, तो खैर देखते हैं, जंग तो होने देना। हम तो कहते हैं आओ अटैक करो, ईरान तैयार है। तो इस तरह की लाओबाली बातें नहीं करनी चाहिए अगर वो एम्बेसडर है वहाँ। खैर अब मैं दुआ यही करता हूँ, देखिए साहब, कि जंग के बादल तो छाए हुए हैं, ठीक है। हम यही दुआ पहले करते हैं कि कम से कम रमजान का महीना साथ खैर के गुजरे। रमजान का क्या, सारा साल साथ खैर के गुजरे और ये जंग ना हो। पहली चीज ये है। और खुदा न खास्ता, अल्लाह ना करे, अगर ये जंग होती है तो ये थर्ड वर्ल्ड वॉर में ना तब्दील हो। और तीसरी बात ये कि ईरान जो है, ईरान को अमेरिका और इसराइल और इनके जो हिमायती हैं ख्वाह मख्वाह दबा रहे हैं। ईरान ना तो एटम बम बना रहा है, ना कोई उसने गलत बात करी है। ईरान इज ऑन द पाथ ऑफ ट्रूथ, सच्चाई के रास्ते पर है, हक के रास्ते पर है। और मैं ये कहता हूं कि अगर ये जंग होती है तो गायबाना ताकतें अल्लाह की जानिब से ईरान का साथ दें और इसमें अमेरिका और इसराइल उनको शिकस्त फास हो। मैं ये चाहता हूँ, पहली चीज ये जंग ना हो, लेकिन अगर जंग हो तो उसमें ईरान सुरखरू होके आए, जो कि इसराइल अमेरिका नहीं चाहते। और उन्हें पता है कि अगर इस जंग में उनका पलड़ा हल्का हो गया और ईरान का भारी हो गया, जो कि हो सकता है। और ये जब जंग बताएगी और मतलब एक बहुत भारी भरकम एक जुमला अपने मेरे ख्याल से हफ्ता 10 दिन पहले कह गए थे जनरल जावेद साहब। उन्होंने कहा था कि अगर जंग हुई तो इसमें अमेरिका को कोई सरप्राइज मिलेगा। ये बहुत गहरी और गहराई वाली बात उन्होंने कही है और मैं समझता हूँ इस बात में वजन है और हमारी दुआ भी इस बात के साथ है। अगर जंग होती है तो ऐसा ही हो और सरप्राइज नहीं, स्टनिंग और शॉकिंग सरप्राइज मिले अमेरिका को और इसराइल को। अब क्या करूं, ये चीजें शामिल करनी पड़ती हैं दुआ में मुझे जब ऐसे हालात बनते हैं। जी डॉक्टर मुमताज। ये आप असल में नेकी भी मेरे ख्याल से कमा रहे हैं, क्योंकि हक का साथ देना जो है वो कुरान मजीद में है ना, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कुनू मास सादिकीन, ऐ ईमान वालो तकवा इख्तियार करो, अल्लाह से डरो, सच्चों के साथ हो जाओ। तो ये तो कुरान का हुक्म है, इसमें इफ एंड बट नहीं हो सकता है। तो इसलिए अगर आप इस तरह की बात कर रहे हैं तो आप हक बजानिब हैं और अल्लाह के यहाँ कहीं न कहीं आप जो है वो नेकी भी अ, कमा रहे हैं, क्योंकि एक साहब ने लिखा कि भाई बातचीत से क्या होता है। तो मैं उनको यही जवाब दूँगा जो मैंने अभी किया है कि इज़हार भी एक चीज़ होती है कि आप हक के साथ हैं, तो ज़ाहिर है कि इसका एक बहुत इम्पैक्ट होता है। बहरहाल बहुत-बहुत शुक्रिया आप तमाम हज़रात का, हमारे फ़िरोज़ बख्त अहमद साहब का, मेजर जनरल जावेद इकबाल साहब का और एडवोकेट राशिद रिज़वी साहब का, तमाम हज़रात का सबका बहुत-बहुत शुक्रिया कि आप हमसे जुड़े, हमसे बातचीत की और तीनों हज़रात ने जितनी बेहतरीन गुफ्तगू की है, एक दस्तावेज़ है। और किसी ने कहा था कि अगर इन्हें नोट किया जाए, कुछ लोग तो शायद कलम-कागज़ लेके बैठते होंगे कि इनकी बातों को नोट किया जाए, क्योंकि इतनी मालूमाती होती बातें कि शायद ही वो कहीं और किताबों में, अखबारात में मिल सकें। मैं तीनों हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ, अपने तमाम लोगों का भी शुक्रगुज़ार हूँ, राजा सिंह राजपूत साहब हों, ओम प्रकाश जी हों, नसीरुद्दीन साहब हों, रिज़वी रज़ा साहब हों। तो यहाँ पे मुझसे इससे मतलब नहीं कौन क्या लिख रहा है, सबको अपना हक है, प्लेटफ़ॉर्म फ्री है। सबको अपनी बात कहने का हक है, इसलिए हसन रिज़वी साहब हों,
मैं सबकी बात है और सब आपस में डिस्कशन होती है तो और अच्छी बात है। मैं इसको आरिफ साहब हों, नसीरुद्दीन साहब, तो ये तमाम लोग जो हैं, मैं सबका, तबरेज़ आलम साहब हैं, वो और जयदीप सिंह भाई नहीं आ रहे हैं। शायद उसकी वजह ये है कि उनके भाई का अचानक हार्ट अटैक से इंतकाल हो गया था। तो हो सकता है कि उनके घर में आमद-ओ-रफ़्त हो अभी। वो हमसे मैसेज हमें करते हैं, खबरें कुछ हमें भेजते रहते हैं। लेकिन उनकी अभी मसरूफ़ियत है। बशीर अहमद, बाबा खान, वो भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो बहुत सारे लोग हैं जिनका मैं नाम नहीं ले पा रहा हूँ, लेकिन सारे लोग हमारे लिए बड़ी अहमियत, शेख करीम साहब हैं, बड़ी इंडियन कोई हैं वो हैं। तो इसलिए मैं सबका, मोहम्मद रईस साहब, सब सारे लोगों का मैं शुक्रगुज़ार हूँ। आप लोग लाइक करके ज़रूर जाइएगा और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा इस प्रोग्राम को लोग देख सकें। बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत अहम है, और ये इसलिए नहीं कि ईरान और अमेरिका, बल्कि एक वॉर सिस्टम को समझने का भी एक अच्छा प्लेटफ़ॉर्म है, जहाँ पे आपको बताया जाता है कौन कितनी ताकत है, कहाँ किसका रिश्ता है, क्या है, सारी चीज़ें सामने आती हैं। बहुत-बहुत शुक्रिया, हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान। गुड नाइट, शब-ए-ख़ैर।